हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में एंड देन स्ट्रेटेजिक मास्टरी एंड एथिक्स सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपका रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अच्छे से क्वेश्चंस के साथ में। तो यहाँ पर आज हम लोग क्लास में 15 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे किस तरीके से ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ा है। तो अच्छे से इसको यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, large publicly traded company in the US is found to have engaged in massive accounting fraud by hiding millions in debt through off-balance sheet partnerships. The CEO and CFO had certified false financial statements. The scandal directly led to the enactment of which legislation? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं कैडबरी कोड, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, OECD प्रिंसिपल्स, क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट या फिर इंडिया का कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए अब आप इसका आंसर बताइए। देखो यहाँ पर हमसे किसके बारे में बात हो रही है, एक स्कैंडल के बारे में होती है जिसको बेसिकली बोला जाता है एनरॉन कोलैप्स 2001, जिसमें कि शॉर्टली यहाँ पर वर्ल्ड कॉम फ्रॉड भी हुआ था। तो आप देखेंगे कि जो कंपनीज है उन्होंने कॉम्प्लेक्स स्पेशल पर्पस एंटिटीज यहाँ पर अपनी यूज की ताकि अपने डेट को हाइड करें और इन्फ्लेट कर दे अर्निंग्स को। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनते हैं इसलिए ना कि कंपनीज की पार्टनरशिप पेरेंट कंपनीज की बैलेंस शीट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आए। तो ये वही चीज उन्होंने की, अब उसका यहाँ पर मिसयूज किया। तो ये जो स्कीम्स थी अनकवर्ड थी और बिलियंस आपके शेयर होल्डर वैल्यू की जो थी वो वाइप आउट कर गए और यहाँ पर हमारे पास में डिसोल्यूशन हुआ आर्थर एंडरसन का। तो वन ऑफ द बिग 5 अकाउंटिंग फॉर्म्स में से ये एक आते थे। तो आप देखेंगे कि लेजिस्लेशन जो है ये सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ये क्या है। तो यहाँ पर मैसिव लॉस जब होता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का, तो यूएस कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, सॉक्स भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सेक्शन 302 लेकर आए, जिसमें सीईओस, सीएफओस, ठीक है, इनको पर्सनली सर्टिफाई करना था कि एक्यूरेसी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। 404 में मैंडेट किया मैनेजमेंट को और एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कि यहाँ पर जो रिपोर्ट होगी वो एडिक्वेसी ऑफ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन हमारे पास आया पीसीएओबी, जिसमें कि स्टैब्लिश किया उन्होंने पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ताकि यहाँ पर ऑडिटर्स जो है पब्लिक कंपनीज के उनको मॉनिटर करें। और विजिल ब्लोअर प्रोटेक्शन लेकर आए, जिसमें कि लीगल प्रोटेक्शन था एम्प्लॉइज का जो कि कॉर्पोरेट फ्रॉड को यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, कैडबरी कोड में क्या है, तो ये आया था यूके में, ठीक है, 1992 में, जिसमें कि एक और यहाँ पर स्कैंडल हुआ था मैक्सवेल एंड बीसीसी का। तो इन्होंने फाउंडेशन बनाई कि कंप्लाई और एक्सप्लेन मॉडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। OECD प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल बेंचमार्क्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, जिसमें पॉलिसी मेकर्स इनको यूज करते हैं। क्लॉज 49 जो है ये इंडिया का है। तो यहाँ पर आपके पास में सेबी की लिस्टिंग एग्रीमेंट में आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से करनी है जो कंपनीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। और कंपनीज एक्ट 2013 ये आपको पता ही है, प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो कि इंडिया में गवर्न करता है सारी चीजों को। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको सारा बताया है, आप इसको यहाँ पर आगे बढ़कर खुद से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में यहाँ पर आपके पास इंटायरली फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं फाउंडर के, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है। बोर्ड ने एक लार्ज लोन यहाँ पर अप्रूव करा दूसरी कंपनी को जो कि इनके फाउंडर के जो बेटे थे वो ओन कर रहे थे, इवन तो जो लोन टर्म्स हैं वो अनफेवरेबल हैं टू द कंपनी। तो जो सिचुएशन है वो वायलेट कर रही है विच प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर है फेयरनेस। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं। अब हमारे पास में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस क्या बोलता है, ये बोलता है कि देखो जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, जो बीओडीज हैं या बोर्ड है और मैनेजमेंट है, इनको सभी शेयर होल्डर्स को और स्टेक होल्डर्स को इक्विटेबली यहाँ पर ट्रीट करना है। इक्विटेबली, इक्वली नहीं बोला है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हाईलाइट करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, जहां पर कंपनी के एसेट्स किसी प्राइवेट एंटिटी को हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो वो कौन थे प्राइवेट एंटिटी, फाउंडर के खुद के बेटे थे, ठीक है। तो यहाँ पर फाउंडर के बेटे की कंपनी थी ये। अब अगर हम देखें हमारे पास में जो मेन कंपनी है वो अफेक्ट हो रही है, इससे उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, सॉल्वेंसी बोल सकते हैं आप। तो जब एक बोर्ड फेवर करता है इंटरेस्ट प्रमोटर के,
या कंट्रोलिंग फैमिली के ओवर द कंपनी इटसेल्फ, तो ये एक डायरेक्ट वायलेशन है कि कंपनी आपकी फेयरली एक्ट करे टवर्ड्स द एंटिटी एंड इट्स स्टेक होल्डर। ठीक है, तो अब हमारे पास में डिटेल्ड एनालिसिस अगर हम देखें तो वायलेशन किस किस चीज का हुआ। सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया, जहां पर कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो थे वो नहीं थे, मीनिंग कोई भी चेक एंड यहाँ पर बैलेंसेस नहीं रखे गए, तो फाउंडर जो थे वो डिसीजंस अपनी अकॉर्डिंग ले रहे थे ताकि उनकी फैमिली को बेनिफिट मिले, ना कि कंपनी का देख रहे थे। दूसरा, यहाँ पर फिड्यूशियरी ड्यूटी के बारे में बात होती है कि जो बोर्ड है उनकी एक फिड्यूशियरी ड्यूटी रहती है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें कॉर्पोरेशन के, अप्रूव करेंगे अनफेवरेबल टर्म्स फॉर अ पर्सनल कनेक्शन, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये यहाँ पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होगा, तो देखो जो लोन है दैट माइट बी हिडन, ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी इशू है, लेकिन अगर हम कोर देखें रॉन्ग डूइंग का तो वो हमारे पास में क्या है, अनफेयर ट्रीटमेंट है और बायस्ड डिसीजन मेकिंग है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि हमारे पास में जो बोर्ड है वो एक्शन यहाँ पर आंसरेबल होता है जो भी एक्शन लेता है, लेकिन बोर्ड शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस बैड लोन। जो प्रिंसिपल ये वायलेट कर रहे हैं इसीलिए वो क्या होगा, फेयरनेस हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, ये देखो यहाँ पर हमारे पास में जो काम किया गया वो रिस्की तो है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज होती है, जिसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई, मैनेज, मेंटेन, ठीक है, बहुत सारी चीजें करते हैं। बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, देन मेजर करते हैं, देन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उसे मिटिगेट करने की, एलिमिनेट करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, यहाँ पर डायलॉग अगर कंपनी और उसके वेरियस स्टेक होल्डर जैसे एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एक्सेट्रा हो गए, इनके बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर ये रिलेटेड तो है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है वो आपका जो प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसके अंडर ये नहीं आएगी। तो हमारे पास में एक अनफेवरेबल लोन दिया गया था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बोलकर, जिसमें फैमिली के इंटरेस्ट को शेयर होल्डर के इंटरेस्ट से ऊपर रखा गया। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो, a German company has a supervisory board that includes both shareholder representatives and employee representatives. Employees have equal representation with shareholders on certain decisions. तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर प्रिमेसी, को डिटर्मिनेशन, एंग्लो अमेरिकन मॉडल, ईस्ट एशियन मॉडल, या फिर विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। देखो हमारे पास में यहाँ पर को डिटर्मिनेशन की बात आती है, जो कि एक जर्मन मॉडल है, तो ये हॉलमार्क बना था जर्मन कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल, या फिर जिसमें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इन्होंने काफी सारी चीजें की। तो यहाँ पर इन्होंने कोई सिंगल टीयर ऑफ बोर्ड नहीं रखा, रेदर ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर 2 टीयर बोर्ड सिस्टम रखते हैं। एक बोर्ड यहाँ पर मैनेजमेंट बोर्ड और एक रखते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड। मैनेजर बोर्ड को बोला जाता है वॉर स्टैंड, क्या बोला जाता है, याद करते जाना टर्म्स को, वॉर स्टैंड। और यहाँ पर सुपरवाइजरी बोर्ड को बोलते हैं ऑफिसर्स। ये थोड़ा सा अजीब सा टर्म है जिसमें लिख देती हूँ, उसको आप अपने हिसाब से जैसे याद कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में। अगर आपको जर्मन आती है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मुझे नहीं आती है, ठीक है। स्ट्राट, चलो, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो क्या करता है, डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं आपके उनको हैंडल करता है और स्ट्रेटेजी कंपनी की। और सुपरवाइजरी बोर्ड क्या करता है, ये मैनेजमेंट बोर्ड को आपका ओवरसी कर रहा है और जो मेजर कॉर्पोरेट डिसीजंस है उनको अप्रूव करता है। तो को डिटर्मिनेशन में हमारे पास में इसको बोलते हैं मिड बेस्ट, लिख देती हूँ मैं इसको भी, ठीक है, ये यू है यहाँ पर, MUNG। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लीगल रिक्वायरमेंट की एम्प्लॉइज जो है वो अपने पास में राइट रखते हैं टू इलेक्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ऑफन यहाँ पर ये 50% तक भी जाता है लार्ज कंपनीज में सुपरवाइजरी बोर्ड में, जिसमें कि हमारे पास में इंश्योर किया जाएगा कि जो इंटरेस्ट है वर्कफोर्स के वो भी कंसिडर किए जा रहे हैं अलोंग साइड दोज ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे शेयर होल्डर प्रीमेसी की यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन है वो क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये यूएस की पॉलिसी है। यहाँ पर प्राइमरी ड्यूटी बोर्ड की क्या है कि वो वैल्यू शेयर होल्डर्स के लिए मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पर अदर स्टेक होल्डर्स जैसे इंप्लॉइज हैं उनको बहुत बार आप उतना ज्यादा कह सकते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। एंग्लो अमेरिकन मॉडल, तो यहाँ पर हमारे पास में इसको बोलते हैं यूनिटरी मॉडल, क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी मॉडल। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास में एक सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नंबर ज्यादा होता है
तो ये डोमिनेट कर रहे होते हैं और फोकस करेंगे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के ऊपर। देन आते हैं ईस्ट एशियन मॉडल। ईस्ट एशिया कहाँ पे चले गए हम, जापान या साउथ कोरिया की तरफ। तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, बैंक लेड फाइनेंसिंग होती है, क्रॉस शेयर होल्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है, फॉर्मल एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन उतनी ज्यादा बोझ पर नहीं है। विजल ब्लोअर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर लीगल सेफ गार्ड है एम्प्लॉयज के लिए जो कि इंटरनल रॉन्ग डूइंग्स को अपना क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये मैकेनिज्म है गवर्नेंस की और ना कि आपके स्ट्रक्चरल बोर्ड मॉडल की। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर एक जापानीज कॉर्पोरेशन पार्ट है किरित्सु का, एक नेटवर्क ऑफ कंपनीज जो कि क्रॉस शेयर होल्डिंग रिलेशनशिप रखते हैं, क्लोज टाइज रखते हैं टू द मेन बैंक को। कंपनी फोकस करेगी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रेदर देन क्वार्टरली प्रॉफिट्स। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल इज क्लासिफाइड एज एंग्लो अमेरिकन, कॉन्टिनेंटल, ईस्ट एशियन, इंडियन या फिर नॉर्डिक। देखो हमारे पास थोड़ा सा इसको समझते हैं कि किस तरह से काम करेगी। तो जो ईस्ट एशियन मॉडल है पर्टिकुलरली जापान में, ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट इनसाइडर सिस्टम, जो कि स्टेबिलिटी और इंडस्ट्रियल हार्मनी के ऊपर काम करते हैं ओवर इमीडिएट स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। तो यहाँ पर आपके पास एक टर्म आती है किरित्सु, जिसमें कि ये बोलते हैं इसको क्लिक, ठीक है, या फिर कॉन्ग्लोमेरेट। तो यहाँ पर क्या होगा, बिजनेसेस जो है इंटरलॉकिंग बिजनेस रिलेशनशिप अपनी रखते हैं और शेयर होल्डिंग्स के साथ में। तो मान लो एक कार मैन्युफैक्चरर है, स्टील सप्लायर है और शिपिंग कंपनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में ये सभी एक स्मॉल परसेंटेज एक दूसरे की ओन करके रखेंगे। फिर आता है मेन बैंक सिस्टम, जिसमें कि हमारे पास सोली हम पब्लिक कैपिटल मार्केट्स के ऊपर या स्टॉक्स या बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रेदर हमारे पास एक मेन बैंक है जो कि डेट फाइनेंसिंग कर रहा है। डेट के थ्रू हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं, इक्विटीज होल्ड करते हैं और स्टेप इन करेंगे ताकि मैनेजमेंट को गाइडेंस दें ड्यूरिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और एक आता है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन में जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो दूसरी कंपनीज है सेम नेटवर्क में या मेन बैंक में, वहां पर लेस प्रेशर है टू मीट क्वार्टरली अर्निंग्स टारगेट, और इससे फर्म जो है वो फोकस करते हैं मार्केट शेयर के ऊपर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या होगा, ईस्ट एशियन मॉडल। एंग्लो अमेरिकन मॉडल की बात करें तो यहाँ पर यूएस और यूके में ये मॉडल यूज होता है, जैसे मैंने बताया था, शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल, ये भी एक इंसाइडर मॉडल है जैसे जर्मनी वाला है, लेकिन यहाँ पर 2 टियर बोर्ड ही रहेगा, को डिटर्मिनेशन है। लेकिन यहाँ पर कियोत्सु का जो डिस्क्रिप्शन आपको अभी दिया है इस सिनेरियो में, वो आपका नहीं आता। फिर आते हैं इंडियन मॉडल हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास एंग्लो अमेरिकन फ्रेमवर्क और जो फैमिली ओन प्रमोटर ग्रुप्स हैं वो चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंसाइडर ट्रेड्स भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर एज सच नहीं फॉलो हो रहा। नॉर्डिक मॉडल क्या होता है, ये हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जेंडर डाइवर्सिटी रखता है बोर्ड में, स्टेक होल्डर अप्रोच रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कित्सु फ्रेमवर्क जो है वो यूज होगा आपका, जहां पर हमारे पास में कोरियन च्यूबो सिस्टम भी बिल्ट है डीप इंटर कंपनी क्रॉस होल्डिंग्स के बीच में, है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्रॉस शेयर होल्डिंग रिलेशनशिप है, मैन्युफैक्चरिंग स्टील कंपनी और आपको मैंने शिपिंग कंपनी का एग्जांपल दिया था, वही यहाँ पर आपका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैडबरी कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन यूके। बहुत सारे लोगों को कैडबरी द डेयरी मिल्क चॉकलेट और कैडबरी कंपनी याद आ रही होगी, लेकिन ये कमिटी है इन 1991 in response to corporate scandals. Which of the following was a key recommendation of the Cadbury Code? हाँ, so आपके ऑप्शन यहाँ पर है मैंडेटरी सीईओ सर्टिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ रोल्स ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ, क्रिएशन ऑफ पीसीएओबी, या फिर एटलीस्ट 50% ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, या मैंडेटरी सीएसआर यहाँ पर स्पेंडिंग। तो देखो ये पीसीएओबी क्या है, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। ओके, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले तो आंसर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ रोल्स ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ। तो देखो कैडबरी कमिटी जो है वो यहाँ पर ये जो है ये मिस्टर ये है सर एड्रियन कैडबरी। ओके, तो ये यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट कोलैप्स हो जाता है यूके में, पॉलीपैक एंड बीसीसीआई का। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट वगैरह बनाई जिसमें कि ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंप्लाई और एक्सप्लेन गवर्नेंस रखा। तो एक सेंट्रल कंसर्न क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जा रहा था
ठीक है। तो कमिटी ने बोला कि देखो यहाँ पर जो रोल्स हैं चेयरमैन के, चेयरमैन कौन होते हैं, जो लीड कर रहे हैं आपके बोर्ड को और सीईओ यहाँ पर जो रन करते हैं, ठीक है, बिजनेस को। एंड ये फिर उसके बाद में बोलते हैं कि शुड आइडियली बी हेल्ड बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो जो सेपरेशन है वो इंश्योर करेगा कि नो इंडिविजुअल हैज unfettered powers of decision. Okay, so what are the other key recommendations by this particular committee? First of all, they had talked about independent directors कि हमारे पास में ना 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए जो कि आपके इंडिपेंडेंट हो मैनेजमेंट से। देन हमारे पास में एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जहां पर बोर्ड एक ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेंगे मेड अप ऑफ एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। फिर इसके बाद में इन्होंने बात की कि हमारे पास में यहाँ पर रेन्यूमरेशंस जो डिसाइड करने हैं वो बोर्ड को एक क्या करना होगा, यहाँ पर डायरेक्टर की जो पे है और एस्टैब्लिशमेंट है रेन्यूमरेशन कमेटी का, वो दोनों चीजें करनी है। तो डायरेक्टर की पे को तो आप यहाँ पर डिस्प्ले करोगे, डिस्क्लोजर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर होगा सेपरेशन हमारे रोल ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंडेटरी सीईओ सर्टिफिकेशन किसने बोला था, ये बोला गया था सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट के अंदर। क्रिएशन आपका पीसीएओबी का, तो ये भी सॉक्स के अंदर ही हुआ था। और 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यहाँ पर देखो हमारे पास में कैडबरी ने पुश तो किया था कि इंडिपेंडेंस करनी है, लेकिन ये जो लिमिट बताई है 50% की, ऐसा कुछ नहीं था। फिर अगर बात करें आपके मैंडेटरी सीएसआर स्पेंडिंग, तो ये इंडिया से रिलेटेड है ऑफकोर्स, जैसा कि आपको पता ही है हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a company's board of directors fails to provide adequate oversight of management, the CEO makes risky decisions without board approval, leading to significant financial losses. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एडिक्वेट ओवरसाइट नहीं रख रहे मैनेजमेंट की, सीईओ रिस्की डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं बिना बोर्ड के अप्रूवल के, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, अच्छा खासा भारी भरकम नुकसान हो चुका है। नाउ द फेलियर इज प्राइमरली अ वीकनेस इन विच मैकेनिज्म। तो हमारे पास बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म है जनरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। बीओडी यहाँ पर आपके प्राइमरी इंटरनल मैकेनिज्म रखते हैं, मॉनिटर करेंगे मैनेजमेंट और प्रोटेक्ट करेंगे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। फिर हमारे पास में आता है फिड्यूशियरी ड्यूटी, तो जो बोर्ड है उनके पास में एक लीगल और एथिकल ऑब्लिगेशन है टू ओवरसी सीईओ एंड सीनियर मैनेजमेंट। सो अगर एक सीईओ यहाँ पर रिस्की डिसीजंस लेते हैं बिना अप्रूवल के, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं इनका तो ब्रेक डाउन हो गया, और एक फेलियर हमारे बोर्ड की कि वो अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को एक्सरसाइज नहीं कर रहे। फिर आते हैं एजेंसी प्रॉब्लम में, तो सिनेरियो एक क्लासिक एग्जांपल है एजेंसी प्रॉब्लम, जहां पर हमारे पास में एजेंट कौन है, यहाँ पर आपके पास सीईओ है, ठीक है। वो अपने इंटरेस्ट में, ठीक है, अपना एक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सफिशिएंट ओवरसाइट नहीं दे रहे। क्लियर। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट, यहाँ पर ऑडिटर्स क्या करते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ना कि वो यहाँ पर डे टू डे बिजनेस को अप्रूव करने जा रहे हैं, राइट। तो स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। शेयर होल्डर एक्टिविज्म, तो ये भी एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म हो गई जहां पर शेयर होल्डर्स अपनी पावर, वोटिंग, पब्लिक प्रेशर यूज कर कर एक कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक्टिविस्ट जो होते हैं इवेंचुअली स्टेप इन कर कर बोर्ड को फायर करेंगे, लेकिन इंटरनल फेलियर यहाँ पर बोर्ड के अंदर ही देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक मार्केट रेगुलेशन में हमारे पास में यहाँ पर आपका अलग अलग तरह की चीजें होती है, तो बोर्ड जो है वो ओवरसी करेगा मैनेजमेंट को, ये रेगुलेशन में तो बोला गया है, लेकिन एक्चुअल एक्ट यहाँ पर ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एग्जैक्टली रेगुलेट करना ऑफ कोर्स सेबी के लिए भी मुश्किल होगा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। मीडिया स्क्रूटनी की बात करें तो इनफॉर्मल मैकेनिज्म है यहाँ पर, राइट। तो जैसे अभी हमने टीसीएस वाला पूरा सीन देखा, इफ इट हैज हैपेंड फॉर रियल, तो भी ये यहाँ पर आपके पास मीडिया जो है वो केवल बता सकती है, मीडिया ट्रायल्स नहीं कर सकती। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। An independent director on the board of an Indian company resigns suddenly, जैसा अभी एचडीएफसी बैंक में हुआ। So according to Uday Kotak committee recommendation, what must the company disclose? Nothing personal matter, only the date of resignation, the detailed reason for resignation, the new director's name immediately और compensation paid। देखो सेबी ने अपॉइंट की थी यहाँ पर उदय कोटक कमेटी को आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर 2017 में उदय कोटक के अंदर,
अंडर मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने बोला था कि भाई ट्रांसपेरेंसी को एनहांस कराना है हमें और क्वालिटी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंडिया में उसको भी इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे मैंडेट दिए जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट था सडन एग्जिट आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एचडीएफसी वाला नहीं जाएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर वो तो उसके बेसिकली चेयरमैन थे तो वो नहीं रहेंगे यहाँ पर। चलो, तो वो एग्जांपल यूज नहीं कर सकते, दैट डजंट सेट हियर। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांसपेरेंसी मैंडेट क्या था कि सडन एग्जिट आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। तो अगर हम बात करें, कंपनीज जो है वो पर्सनल रीजन साइड करते हैं रेजिग्नेशन के लिए। इवन अगर डायरेक्टर यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई डिसएग्रीमेंट हुई है तो भी आप ये देखेंगे फ्रॉड या पुअर गवर्नेंस की वजह से, तो भी उनको बताना होगा। ठीक है, सो हमारे पास में अब आती हैं सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस, जो कि कमिटी की रिपोर्ट पे उन्होंने बोला कि कंपनी को डिस्क्लोज करने डिटेल्ड रीजंस फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर यहाँ पर कंफर्मेशन देंगे कि कोई और मटेरियल रीजन नहीं है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसके अलावा, और डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंजेस पर 24 आवर्स ऑफ रेजिग्नेशन के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेड फ्लैग है इन्वेस्टर्स के लिए, एक तो वो रेस किया जा सकता है डिटेल्ड रीजन अगर आ गया, मान लो फॉर एग्जांपल डिसएग्रीमेंट ओवर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनता है शेयर होल्डर्स के लिए। एंड यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी अगर हम देखें, बोर्ड जो है वो अब पुश आउट नहीं करेंगे डिसेंटिंग वर्ड्स को अंडर द गाइज ऑफ पर्सनल रीजन। ठीक है, तो ये याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास में जो कोटक कमेटी है, इन्होंने चेयरमैन एंड एमडी सीईओ के जो रोल्स थे उनको भी स्प्लिट किया था, जैसे कैडबरी कोड में था। फिर जो मिनिमम नंबर थे डायरेक्टर्स के वो इन्होंने बोला था कि इंक्रीज कर दो, 3 थे पहले 6 कर दो। मैंडेटरी अटेंडेंस बनवाई थी डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड मीटिंग में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पब्लिक यहाँ पर ट्रेडेड कंपनी है इन एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हु इज आल्सो द सीईओ। कोटक उदय कोटक कमिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिकमेंडेशन के व्हाट इज रिक्वायर्ड, they must always be the same person, they must be separated, held by independent directors, no specific recommendation held by family members। देखो हमारे पास कोटक कमिटी है ऑन रोल सेपरेशन, सो वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड रिकमेंडेशन उदय कोटक कमिटी की क्या थी, मैंडेटरी सेपरेशन रोल्स का, जो हमारे चेयरपर्सन है और एमडी हैं या फिर सीईओ हैं। तो अगर सेम पर्सन यहाँ पर चेयरमैन भी है, एमडी और सीईओ भी हैं, तो क्या होगा, एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा। बोर्ड की जो प्राइमरी जॉब है वो मॉनिटर करेंगे मैनेजमेंट को। अगर बॉस यहाँ पर बोर्ड के जो हैं, ठीक है, वो आपके बॉस ऑफ मैनेजमेंट भी हैं, इफेक्टिव ओवरसाइट यहाँ पर आपके लिए डिफिकल्ट होगी। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो हमारे पास टॉप लिस्टेड एंटिटीज हैं, चेयरपर्सन हमारे एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। क्लियर डिस्टिंक्शन होगा, जो पर्सन ओवरसी करते हैं बोर्ड को और जो पर्सन रन करते हैं कंपनी को, जो सीईओ है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर उदय कोटक कमेटी ने ये तो बोला कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन सिग्निफिकेंट पुशबैक मिला हमें। जैसे कि अब अगर हम देखें, सेबी ने इनिशियली इसको मैंडेटरी किया था टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के लिए, लेकिन फिर मल्टीपल एक्सटेंशंस के बाद में सेबी ने बोला कि ठीक है, मैंडेटरी से इसको रिक्वायरमेंट को वॉलंटरी कर लेते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी आ रही थी इम्प्लीमेंटेशन में बाय मैनी ऑफ आवर फर्म्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी की ऑडिट कमिटी हैज 3 members, all non-executive, 2 independent and 1 with finance expertise. Is this compliant with clause 49? तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या ये आपकी यहाँ पर क्या कर रही है, कंप्लाई हो रही है। तो के एम बिरला कमेटी के बारे में सुना है आपने। अब के एम बिरला कमेटी ने यहाँ पर क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि देखो हमारे पास में बेसिकली इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया था क्लॉज 49 का लिस्टिंग एग्रीमेंट में, जिसमें इन्होंने ऑडिट कमेटी के लिए 3 रिकमेंडेशंस दी थी मेजरली, और भी 2 एक्स्ट्रा दी थी। सबसे पहले तो मिनिमम साइज इन्होंने बोला कि 3 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि ये सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि एक मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास इस पर्टिकुलर इसमें बताया गया है कि हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद में फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की जैसे इन्होंने बोला, तो एटलीस्ट एक मेंबर जो है उनके पास फाइनेंशियल और अकाउंटिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और जो चेयरमैन है कमेटी के वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए,
तो यहाँ पर ये भी इम्प्लाइड किया गया है कि वन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वुड चेयर, राइट। तो हमारे पास में ये सभी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी याद रखना, क्लॉज 49 में तो आपको मेजोरिटी इंडिपेंडेंट बोला था, कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें भी मेजोरिटी इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और जो सेबी की एलओडीआर आई थी रेगुलेशंस, उसमें 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी मस्ट बी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर लिस्टेड कंपनी बोला गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर, a company wants to appoint an audit firm, however the firm has provided non-audit consulting services to the same company, what is the नरेश चंद्र स्टैंड। तो यहाँ पर हमारे पास में नरेश चंद्र कमेटी आई थी, जिसमें कि अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पहले वो देखते हैं। अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, allowed if shareholders approve, allowed for small companies, audit firm must not be involved in non-audit, allowed if fee balance is correct। देखो, हमारे पास में अकाउंटिंग स्कैंडल्स हुए थे यूएस में, और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने इंडिया में बोला कि भाई एक नरेश चंद्र कमेटी को बिठाते हैं जो कि ऑडिटर कंपनी रिलेशनशिप को देखेंगी। तो कमेटी का जो प्राइमरी कंसर्न था वो था कि इंडिपेंडेंस हमारे ऑडिटर की, ठीक है। तो अगर एक ऑडिट फर्म को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मिल रहा है किसी कंसल्टिंग या नॉन ऑडिट सर्विस से, तो वो यहाँ पर एक फ्लैग करें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी फॉर फियर ऑफ लूजिंग दोज ल्यूक्रेटिव कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि देखो, हमारे पास में अगर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसमें एक ऑडिटर प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑडिट टू द क्लाइंट्स, जो उनके खुद के क्लाइंट्स हैं, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन, एक्चुअलियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो कंपनी कमिटी ने लिस्ट की स्पेसिफिक सर्विसेज दैट एन ऑडिटर शुड नॉट प्रोवाइड टू देयर ऑडिट क्लाइंट्स। फिर यहाँ पर कंपलसरी रोटेशन की बात की गई कि जो ऑडिटर पार्टनर हैं वो आपके हर कुछ साल के अंदर यहाँ पर रोटेट होने चाहिए ताकि ओवर फैमिलियरिटी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या होगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑडिटर क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए लेकर आए थे, बुक कीपिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्रिएट कर रहे थे सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स। तो ऑडिटर जो है वो ऑडिट नहीं करेंगे सिस्टम को या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को जहां पर उनको कंसल्ट करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए बेसिकली पे किया जा रहा है। सिनेरियो यहाँ पर देखते हैं, कंपनी के बोर्ड के पास 12 डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, सीईओ, एंड देन हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज 49। बताओ कितने चाहिए, हाफ चाहिए, एटलीस्ट 50% होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 12 हैं डायरेक्टर्स, तो कितने चाहिए होंगे, 6 चाहिए, राइट। तो हमारे पास में कुमार मंगलम बिरला कमेटी ने यही तो बोला था, और देन क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट की स्पेसिफिक रेशियोज होने चाहिए बोर्ड इंडिपेंडेंस के लिए। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, क्योंकि इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है डेली ऑपरेशंस में, एक स्ट्रॉन्गर चेक रखना होगा इंडिपेंडेंट वॉइस से। तो अगर हमारे पास एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर हमारे पास में एग्जीक्यूटिव हैं या फिर प्रमोटर हैं या फिर रिलेटेड हैं, तो ये आपके पास एटलीस्ट 1/2 दैट इज हाफ होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 12 डायरेक्टर्स हैं, तो हमारे पास चेयरमैन कौन है, एग्जीक्यूटिव है, तो 1/2 हो जाएगा, या फिर 50% आप देखेंगे तो 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमें चाहिए, ठीक है। याद रखना, उदय कोटक कमेटी जो थी इन्होंने लेटर यहाँ पर पुश भी किया था कि जो चेयरमैन है उनको एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाओ रिगार्डलेस की क्या रेशियो है, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन था वो भी पावर का यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारे पास में एलओडीआर रेगुलेशन में चेयरमैन अगर प्रमोटर है या रिलेटेड है प्रमोटर से, तो 50% का जो इंडिपेंडेंस रूल है वो लगाया गया। एक कंपनी का बोर्ड मीट करता है ओनली ट्वाइस अ ईयर अकॉर्डिंग टू क्लॉज 49, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बोर्ड मीटिंग्स। देखो, हमारे पास कुमार मंगला बिरला कमेटी ने रिकॉग्नाइज करा कि अगर एक बोर्ड को हमें इफेक्टिव रखना है और जेन्युइन ओवरसाइट रखनी है तो इनको रेगुलरली मीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बोर्ड आपका कभी मीटिंग रखता है, ट्वाइस अ ईयर रखता है। तो यहाँ पर अदरवाइज क्या होगा, ये एक रबर स्टैम्प बन जाता है फॉर मैनेजमेंट डिसीजन जो कि ऑलरेडी लिए गए हैं। तो हमें बोला गया कि जो बोर्ड है वो एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर मीट करेंगे
और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं वो 120 डेज के गैप से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, दैट इज 4 मंथ्स का गैप यहाँ पर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग्स के बीच में, ताकि बोर्ड जो है वो अपडेटेड रहे कंपनी की परफॉर्मेंस और क्वार्टरली फाइनेंशियल हेल्थ के रिजल्ट्स के ऊपर थ्रू आउट द फिस्कल ईयर। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 173 में, तो इसमें ये भी बोला गया था कि 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमारे पास फर्स्ट मीटिंग होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट टू यहाँ पर मिनिमम 4 मीटिंग्स हर साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम गैप है वो 120 दिन का से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट में भी बोली गई हैं। एक कंपनी की ऑडिट कमेटी 2 बार मिल रही है 1 साल में और गैप रखते हैं 8 महीने का बिटवीन दोज मीटिंग्स, तो ये क्या कंप्लाइंट है? देखो, हमारे पास में सिंपल से समझना कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको एटलीस्ट 4 बार मिलना है, लेकिन कुमार मंगलम बिरला कमेटी ने ये बोला था कि जो ऑडिट कमेटी है वो एटलीस्ट यहाँ पर इफेक्टिवली मॉनिटर करें कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, तो इनको ऑडिट कमेटी को कम से कम 3 बार तो यहाँ पर मिलना होगा, ठीक है। साथ में जो 2 मीटिंग्स का गैप है वो आपका 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक मीटिंग यहाँ पर स्पेसिफिकली रखी जाएगी जिसमें आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सबमिट होने से पहले पहले ही रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इफ द चेयरमैन अप्रूव्स, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस आपका मैंडेटरी रहता है कि भाई आप मीटिंग वगैरह करें और चेयरमैन इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्टर सर्व करते हैं एज अ मेंबर ऑन 12 डिफरेंट कमिटीज अक्रॉस वेरियस कंपनीज, इज दिस अलाउड? ये बोल रहे हैं कि एक भाई हमारे पास में यहाँ पर डायरेक्टर हैं जो कि आपका 12 अलग अलग मीटिंग्स में जाते हैं, कमिटीज के डायरेक्टर हैं, तो क्या ऐसा अलाउड है? देखो यहाँ पर भी ये बोला गया कि कमिटी कैप रूल लगेगा, क्या लगेगा? कमिटी कैप रूल लगेगा। बोले कि भाई देखो हमारे पास में ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको सफिशिएंट और यहाँ पर टाइम देना होगा और फोकस देना होगा अपनी ड्यूटीज के लिए, तो इसीलिए कुमार मंगलम बिरला कमेटी लेकर आए जिसमें कि लिमिट लगाई कि कितनी बोर्ड पोजीशंस जो हैं और कमेटी मेंबरशिप वो एक इंडिविजुअल होल्ड कर सकते हैं। सो कमिटी मेंबरशिप के लिए बोला गया कि एक डायरेक्टर जो है वो आपके एक मेंबर इन नो मोर देन 10 कमिटीज नहीं होने चाहिए अक्रॉस ऑल कंपनीज इन विच दे आर अ डायरेक्टर। दूसरा, कमिटी चेयरमैनशिप के लिए बोला गया कि एक डायरेक्टर अगर चेयरमैन बन गए हैं तो वो 5 कमिटी से ज्यादा के चेयरमैन नहीं हो सकते हैं अक्रॉस ऑल कंपनीज। अब हमारे पास में यहाँ पर केवल ऑडिट कमिटी और शेयर होल्डर्स ग्रीवांस कमिटी जो है, ठीक है, जिसको अब हम स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बोलते हैं, वही हम काउंट करेंगे। और कंपनीज जो जो टाइप ऑफ कंपनीज लेकर चलते हैं, तो पब्लिक लिमिटेड भी आ जाएगा आपका, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, प्राइवेट लिमिटेड भी आ जाएगा आपका, फॉरेन कंपनीज भी आ जाएंगी, और सेक्शन 8 कंपनीज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो भी आपकी जनरली एक्सक्लूड कर दी जाएंगी इस तरह की कैलकुलेशन से। ओके, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, सो दिस इज अ लिस्टेड कंपनी। ऑडिट कमेटी का कोरम यहाँ पर इनको डिटरमिन करना है तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? बताओ, ऑप्शन देखो एक बारी और खुद से आंसर देना इसका। देखो, हमारे पास में 2 मेंबर्स चाहिए, ठीक है, या फिर 1/3 ऑफ कमिटी जो भी हाई रहेगा, जिसमें कि जो 2 मेंबर्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। सो कुमार मंगलम बिरला कमेटी एम्फेसाइज करती है कि किसी भी ऑडिट कमेटी में अगर वो यहाँ पर वैलिड होना चाहती है, इट मस्ट नॉट ओनली हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस बट ऑल्सो अ स्पेसिफिक क्वालिटी। सो मीनिंग कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि मीटिंग जो है वो मैनेजमेंट अलाइंड मेंबर्स ना करें। तो हमारे पास में यहाँ पर या तो 2 मेंबर्स या 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हो जो भी हाई होगी, ठीक है। एंड देन इंडिपेंडेंट मिनिमम आपके पास कितना रहेगा? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो अगर कमिटी के पास में 3 मेंबर्स हैं तो कोरम हमारा 2 मेंबर रहेगा और दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे। अगर कमिटी के पास 6 मेंबर्स है तो 1/3 यहाँ पर आपके पास 2 मेंबर्स हैं, तो 2 यहाँ पर आपके पास में कोरम बन जाएगा।
ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चलो, अच्छा आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद में आया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस इतना याद रखना कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोरम होता है वो वहां पर आपको एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए प्रेजेंट होने के लिए, या फिर अगर हमें डिसीजंस को रेटिफाई करना है। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी का कोरम है तो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये अच्छे से याद कर लिया आपने। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आरपीए एकेडमी आप सर्च करेंगे तो भी हम आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं आरपीए एकेडमी, आरबीआई, नबार्ड से भी इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं भी मिल पाते तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस। इसके अलावा हमारे कोर्सेज हैं rpacademy.co.in पर, या आरपीआई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर हमारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम है, या फिर हमारे फुल कोर्सेज लाइव है, नबार्ड, इडा, सेबी, एनपीएस, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, इसके अलावा आईआईएफसीएल ग्रेड ए, सभी के कोर्सेज हमारे लाइव हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर लाइव है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।